तो साइकोलॉजी की सभी जानकारी के लिए, एकदम सटीक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यवहार प्रतिबंधन सिद्धांत, जो कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले अब तक हम 3 सिद्धांत देख चुके हैं। आज ये हमारा चौथा सिद्धांत है। इसके बाद एक सिद्धांत आपका और आएगा। अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हुई तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में उस सिद्धांत को भी कवर कर लें। चलिए बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप आसानी से इसको समझ के और एग्जाम में लिखकर अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले प्रतिबंधन के बारे में कि प्रतिबंधन क्या होता है, क्योंकि ये सिद्धांत ही व्यवहार प्रतिबंधन सिद्धांत है। तो प्रतिबंधन से अर्थ हुआ, प्रतिबंधन का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी घटना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में अगर बाधा उत्पन्न कर रही है तो हम उसे प्रतिबंधन की श्रेणी में रखेंगे या उसे ही प्रतिबंधन कहेंगे। अब बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्रतिबंधन के अंतर्गत आएंगे। अब कभी भी ऐसा होता है अगर कि कोई घटना है जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रही है, तो क्या होगा? हमारे अंदर उस सिचुएशन के लिए, उस घटना के लिए एक निगेटिव फीलिंग आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और पड़ोस में आग लग जाती है, पड़ोस के घर में आग लग जाती है। अब उस कंडीशन में आप पढ़ तो पाएंगे नहीं। अब आपका लक्ष्य था कि आपको आज बैठ के कम से कम लगातार 3-4 घंटे पढ़ना ही है, यह आपका लक्ष्य था। लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो आपके क्लोज हैं और आग लगने के बाद अब आप बैठ के पढ़ाई तो कर नहीं सकते। आप जाएंगे, आग बुझाने की कोशिश करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। तो ये जो आग वाली कंडीशन है वो क्या है? वो आपके अंदर एक निगेटिविटी की फीलिंग लाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से एक तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और दूसरा आपके पड़ोसी को भी नुकसान हो रहा है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं? हम उस कंडीशन को दोबारा सुधारने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएं, अनुकूल हो जाएं और फिर हम वापस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। तो जो हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, परिस्थितियों को पुनः अनुकूलित करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। वैसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जो निगेटिव फीलिंग आ रही है वो आपके माइंड में आ रही है, माइंड में निगेटिव फीलिंग आ रही है, निगेटिविटी आ गई है और आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि वो निगेटिविटी दूर हो जाए। तो इस कंडीशन में हम इसे कहेंगे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर आगे देखें, आगे ब्रह्म, बेम और ब्रह्म ने इसके 3 चरण बताए। व्यवहार प्रतिबंधन सिद्धांत से रिलेटेड 3 चरण दिए, जिसमें पहला है नियंत्रण का अभाव, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, तीसरा है आपका असहायता की अनुभूति। सबसे पहले हम बात करेंगे नियंत्रण के अभाव के बारे में। यहाँ पर हम 2 चीजें देखेंगे, एक ही सिद्धांत में 2 चीजें निकल कर आएंगी। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखें, ये बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति का उसके बिहेवियर पर से नियंत्रण हटने लगता है तो उसके अंदर एक निगेटिविटी की फीलिंग या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और फिर वो उस कंडीशन को दोबारा संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयास करता है। और अगर उस प्रयास में वो सफल हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है?
कोई भी चीज़ है, अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है और आप उस निगेटिविटी को दूर करने में सफल हो जाते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर एक सकारात्मक विकास होगा, सकारात्मकता की भावना आएगी। अब यहाँ पर ग्रास और सिंगर का इसी से रिलेटेड एक रिसर्च है। इन्होंने एक अपने अध्ययन में ये पाया कि अगर पर्सन को ये पता हो कि वो जो सिचुएशन है, जो निगेटिविटी आई है, उसको कंट्रोल कर सकता है, तो मात्र इतना पता होने से ही उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सी निगेटिविटी कम हो जाती है। थोड़ा सा समझे इसको। जब तक उसको नहीं पता होता कि वो जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल कर पाएगा, तब वहां पर निगेटिविटी बहुत अधिक होती है, नकारात्मकता बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर ले जाएगा, तो चाहे उसने कंट्रोल अभी किया नहीं है, लेकिन मात्र इतना पता चल जाने से ही उसके अंदर काफी निगेटिविटी कम हो जाती है। कैसे, आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपका शेड्यूल आ गया है, एग्जाम का शेड्यूल आ गया है कि 1 महीने बाद आपका पेपर होना है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड मैटर आपके पास नहीं अवेलेबल है। मतलब सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मिल ही नहीं रहे हैं। आपने बुक्स में देखा, बुक्स में भी नहीं मिल रहे हैं। टीचर से आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप काफी दूर हैं। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, नेट पर घुस रहे हैं, कहीं पर भी वो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप YouTube पर आते हैं और आप YouTube पर सर्च करना स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ सर्च करने के बाद भी आपको जब चीजें नहीं मिलती है तो आप और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर अचानक सर्च करते करते आपको एक ऐसा चैनल मिलता है जहां पर जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो उस चैनल पर अवेलेबल है। अब आपने अभी वीडियो देखा नहीं है, आपने सिर्फ ये देखा कि जो मुझे चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आपने अभी उन चीजों को देखा नहीं, उन चीजों को पढ़ा नहीं, लेकिन मात्र इतना जान जाने से कि आप जो चाहते हैं वो चीजें यहाँ पर हैं, इतना जान जाने से ही आपकी जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। आपने सबने ये चीज फील की होगी, और हो सकता है कि उसके बाद आपको ये लग रहा था कि मिल जाए मैं तुरंत पढ़ने लगूं, और जब आपको मिल गया तो आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसको देखते भी नहीं है, उसको बस प्लेलिस्ट में सेव करके रख देंगे और उसके बाद सोचेंगे हाँ देख लूंगा, अब तो मिल ही गया है। तो वही चीज यहाँ पर ग्लास और सिंगर ने अपने रिसर्च में पाया कि अगर हम कुछ ऐसे प्रयोज्यों को रखें और उस कंडीशन में जो जहां पर उनको रखा गया है वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा वाली सिचुएशन को हम बनाए, वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो। अब इस शोर शराबे वाली सिचुएशन में हम पर्सन को सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पर एक बटन लगा है और आप इस बटन को दबाएंगे, बटन को दबाते ही शोर शराबा बंद हो जाएगा। तो पहले ये पता होने से पहले उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि अरे इतना ज्यादा शोर हो रहा है, कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, ये वो, और वो बहुत ज्यादा परेशान थे उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चल गया कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, वो जब भी चाहे इस चीज को बंद कर सकते हैं, तो उन्होंने बंद करने से पहले ही उन्हें काफी रिलैक्स फील हो गया। मतलब उन्हें रिलैक्सेशन की फीलिंग आई, जबकि उन्होंने अभी उसको बंद भी नहीं किया है। समझ में आ गया? यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर हम सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उस सिचुएशन को लेकर। लेकिन अगर हमें पता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, तो उस सिचुएशन में भी हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, या हमें लगता है कि ये तो हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। दूसरा है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। आपने ऊपर भी देखा है कि जब पर्यावरण से या पर्यावरण में कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं जो आपके नियंत्रण को बाधित करते हैं, और फिर आप पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए उस सिचुएशन पे क्या करते हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसी प्रयास को क्या कहा गया, प्रतिघात का नाम दिया गया। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर असहायता की अनुभूति, या जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस।
इससे रिलेटेड आपने एक रिसर्च भी पढ़ रखा होगा, एक टॉपिक जो कि आपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लास में देखा होगा, जहां पर सेलिगमैन का एक प्रयोग है जिसमें वो एक कुत्ते को पकड़कर बांध देते हैं और फिर फर्श पर वो करंट फ्लो करते हैं और कुत्ता जंजीर में बंधा रहता है। वो बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करता है, इधर उधर कूदता है, छटकता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती है। फिर वो अचानक क्या मतलब, फिर वो चुपचाप बैठ जाता है और करंट फ्लो हो रहा है, वो झेल रहा है, लेकिन चुपचाप फिर भी बैठा है, क्योंकि उसे ये विश्वास हो जाता है कि अब मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और मुझे इसी में रहना पड़ेगा, इसको मैं बदल नहीं सकता। तो वो नई चीजों को ट्राई करना, मतलब और नए तरीकों को ट्राई करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि जब पर्सन बार बार फेल हो जाता है, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने में बार बार फेल हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वो नई चीजों को सीखना बंद कर देता है और यही से उसके अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग डेवलप होती है कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उन्हें कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इससे रिलेटेड हिरोटो ने एक रिसर्च भी किया। इन्होंने कुछ प्रयोज्यों को लिया और उन्हें ऐसे कोलाहलपूर्ण वातावरण में रखा जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, मतलब कोलाहल है तो शोर होगा ही। अब उस सिचुएशन में हुआ क्या, इन्होंने जो प्रयोज्यों को रखा था उसमें कुछ प्रयोज्य ऐसे थे जिन्होंने पहले भी ऐसी सिचुएशन का सामना किया था और उस सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, तो वे इस सिचुएशन में भी आसानी से समस्या को समाप्त करना सीख गए, उन्होंने उसको समाप्त कर लिया। लेकिन वहीं पर कुछ प्रयोज्य ऐसे भी थे जो पहले भी इन सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाए थे, तो उन्होंने ये सोचा कि जब पहले ही नहीं हम कंट्रोल कर पाए हैं तो अब क्या कंट्रोल कर पाएंगे, और उन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखा भी नहीं सीख सके। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो भी थ्योरीज होती हैं उसी थ्योरीज में से कुछ पॉइंट निकालकर विशेषताएं बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। एक दो पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर थ्योरी से रिलेटेड होती है। यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है कि यह सिद्धांत पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अत्यंत उपयोगी है। इसके साथ साथ दूसरी इसकी विशेषता है कि जब जो उद्दीपक हैं, उद्दीपक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे उद्दीपक जो प्रतिबल उत्पन्न कर रहे हैं, स्ट्रेस उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन का उस परिस्थिति से नियंत्रण हट जाता है। तीसरा पॉइंट भी दूसरे पॉइंट से ही रिलेटेड है कि जब पर्सन को ये पता चल जाता है कि वो सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा या सिचुएशन पर उसका कंट्रोल कम होता जा रहा है, तो उसके अंदर एक निगेटिव फीलिंग आ जाती है। और जब निगेटिव फीलिंग आ जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, वो शारीरिक और मानसिक स्तर पर उसका विरोध करना शुरू कर देता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। आगे देखते हैं हम व्यवहार प्रतिबंधन सिद्धांत के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बिहेवियरल कंस्ट्रेंट थ्योरी। तो पर्यावरण मनोविज्ञान में व्यवहार प्रतिबंधन सिद्धांत का जो प्रभाव है वो ये बताया गया है कि व्यक्ति का परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की क्षमता का अभाव होना, मतलब इसका मेन प्रभाव क्या पड़ता है कि व्यक्ति जो अपनी सिचुएशन है उस पर नियंत्रण करने में अक्षम रहता है, यानी वो नियंत्रण नहीं कर पाता है। और एर्विल ने 3 टाइप के नियंत्रण बताए हैं यहाँ पर। इसमें पहला नियंत्रण क्या है, व्यवहार संबंधी नियंत्रण। व्यवहार संबंधी नियंत्रण जिसमें हम अपने बिहेवियर के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाहर से शोर आ रहा है तो आपने क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया। अब आपको जो सिचुएशन है वो आपने कंट्रोल कर लिया। संज्ञानात्मक नियंत्रण, संज्ञानात्मक नियंत्रण यानी जो आपके माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन में कुछ चीजें ऐसी घटती हैं जो आप अगर उन पर ध्यान ना दें तो भी वो चीजें नियंत्रण में आ जाती हैं। जैसे बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में अगर हम उस परिस्थिति का मूल्यांकन कम करके करें, मतलब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि बहुत ज्यादा ठंड है, आप सोच रहे नहीं अभी तो बहुत कम ठंड है, तो कई बार ये जो आपकी सोच है ये सच में उस सिचुएशन में जो ठंड है उसको आपको फील नहीं होने देती है और आपको सच में लगता है कि नहीं उतनी ज्यादा ठंड नहीं है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। ये बहुत ज्यादा गर्मी है
और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपने सोचा नहीं नहीं गर्मी वर्मी कुछ नहीं है, मुझे पढ़ना है, तो आपको अचानक लगेगा कि जो गर्मी थी वो आपको कम लगने लगेगी, आपको उतनी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। तो यानी आपने क्या किया, अपने कॉग्निटिव लेवल पर उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। तीसरा, निर्णयात्मक नियंत्रण, डिसीजन से रिलेटेड कंट्रोल, कि आपको बहुत सारे विकल्प दिए गए और आपने उसमें से क्या किया, जो सही विकल्प है उसका चयन किया। तो ये जो तीनों नियंत्रण बताए गए, इन तीनों नियंत्रण के माध्यम से पर्सन क्या करता है कि पर्यावरण पर अपना नियंत्रण करता है, और जिसका नियंत्रण सबसे अधिक होता है वो पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलित करता है, पर्यावरण को अपने अनुसार या खुद को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सफलता प्राप्त करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कल एक लास्ट सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।